Yes, again welcome you in Truna publication. Myself Govind Singh. We have completed our one topic noun, and today we are going to start our new topic voice. तो देखिए बेटा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। आरएस तक का जो एग्जाम है, आईएएस का एग्जाम है, उसमें भी किससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वॉइस रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा नेवी का है, एयरफोर्स का है, दूसरे बैंकिंग का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर वॉइस है वो पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके माइंड में इस बात का डर रहता है कि हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करें या पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज करें, क्योंकि छोटे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें तो आपको एक्टिव से पैसिव में ही चेंज करने होते हैं, और जो आरएएस के या नेवी और एयरफोर्स के जो बड़े एग्जाम्स होते हैं, आर्मी कलरक का होता है, तो उसमें कई बार क्या पूछ लेते हैं, रिवर्स में भी पूछ लेते हैं। यानी आपको सेंटेंस किस में दे दिया, पैसिव में दे दिया, और उसका एक्टिव में चेंज कैसे करें। तो देखिएगा ध्यान से, यानी बिल्कुल ईजी है, आपको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलना है। तो सबसे पहले जब हम कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं, उस टॉपिक के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये काम क्या आता है, यानी उसका यूज क्या है इंग्लिश में। जैसे स्पीच है, वॉइस है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, जो भी टॉपिक्स हैं उसका सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, यूज पता होना चाहिए। इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन में उसका यूज क्या है, यानी कोई भी क्रिएशन होता है, कोई भी एक ग्रामरियन है वो बनाता है किसी टॉपिक को, तो कहीं ना कहीं उसका क्या है, यूज है, तभी तो वो टॉपिक है वो हमारी ग्रामर का क्या बन जाता है, पार्ट बन जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉइस होते क्या हैं, कहाँ पे यूज किए जाते हैं और यूज क्यों किए जाते हैं। देखिए बेटा, वॉइस का मीन क्या होता है, वॉइस का मतलब होता है ध्वनि। क्या होता है, ध्वनि। यानी कोई भी बंदा जो अपना स्पीकिंग करता है या किसी के साथ बोलता है, अपनी बात रखता है, वो अपनी बात को दो प्रकार से रख सकता है, यानी एक्टिव में रख सकता है और वो पैसिव में रख सकता है। अब मान लीजिए एक्टिव टू पैसिव क्यों बनाए जाते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। जब हम इस सेंटेंस का एनालाइज करें, इस सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करें, तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज एचवी है, और स्पीकिंग क्या है, एमवी, और इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट। अब कहने का मतलब ये सभी को पता है कि सेंटेंस में जो मेन पार्ट होता है वो सब्जेक्ट और मेन वर्ब होता है। यानी इस सेंटेंस में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया है, ही पे किया गया है, यानी काम को करने वाला कौन है, ही है। अब इस सेंटेंस की वॉइस चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए प्रायोरिटी हमें किसको देनी है, इंग्लिश को देनी है, यानी इंग्लिश को किस फॉर्म में लेना है, पैसिव में, और ही को किस में लेना है, एक्टिव में। अब पैसिव में जब लेंगे तो हम डोमिनेंट किसको करेंगे, इंग्लिश को, यानी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता, प्रायोरिटी किसको देंगे, इंग्लिश को देंगे। अब मैं ये कह दूं, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हिम, कि उसके द्वारा कुछ और नहीं बोला जाता, ओनली फॉर किस में बातचीत करता है, वो इंग्लिश में बातचीत करता है। तो इसका सीधा मतलब हो गया, यहाँ पे हमने प्रायोरिटी किसको दी है, इंग्लिश को, यानी ही को हमने क्या कर दिया है, दबा दिया है, और इंग्लिश को हमने क्या कर दिया, डोमिनेट कर दिया, इंग्लिश को मेन प्रायोरिटी दे दी। तो कहने का मतलब सेंटेंस में मेन इंपॉर्टेंट किसका हुआ, इंग्लिश का। तो पैसिव वॉइस इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको डोमिनेशन किसको करना हो, ऑब्जेक्ट को करना हो, प्रायोरिटी किसको देनी हो, ऑब्जेक्ट को देनी हो। अब सेंटेंस के फंक्शन में जब बात करें हम, जैसे ही डिड नॉट राइट ए पोएम। मान लीजिए सेंटेंस है, ही डिड नॉट राइट ए पोएम। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस हो, उसका जो क्रिएशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो आपको पता होना चाहिए। अब ही सब्जेक्ट है, डिड एचवी है, नेगेटिव वर्ड है, राइट फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की, और ए पोएम क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में जो मेन है वो कौन है, ही, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, ए पोएम। अब हमें जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता, वो किसको देनी है, पोएम को। ए पोएम वॉज नॉट रिटन बाय
हिम, ऐसे हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक्टिव टू पैसिव मोस्टली क्यों बनाए जाते हैं, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या दे रहे हो, प्राथमिकता दे रहे हो। दूसरी ओर सुनिए, जनरली कुछ सेंटेंस हमेशा ही किस में लिखे जाते हैं, पैसिव में लिखे जाते हैं। जैसे आई वॉज बॉर्न इन 1990, जैसे ये सेंटेंस है आई वॉज बॉर्न इन 1990। अब देखिए इस सेंटेंस का वॉइस है वो हमेशा ही किस में रहता है, पैसिव में रहता है, यानी आपने इसकी एक्टिव फॉर्म सुनी नहीं होगी। अब जिसकी पैसिव फॉर्म है कहीं ना कहीं उसकी क्या है, एक्टिव फॉर्म भी है, यानी कोई भी सेंटेंस विदाउट एक्टिव फॉर्म के नहीं हो सकता। आई वॉज बॉर्न इन 1990, अब ये सेंटेंस किस में है, पैसिव में है। अब इसका एक्टिव फॉर्म माई मदर बो मी इन 1990, यानी कहने का मीन ये हुआ कि सेंटेंस का मीनिंग तो ये भी है और सेंटेंस का मीनिंग ये भी सेम है। बट हम ये कहें माई मदर बो मी इन 1990, मेरी माँ ने मुझे 1990 में जन्म दिया। अब ये सेंटेंस क्या नहीं होता बेटा, अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेट नहीं होता। अब सीधा ही हम ये कहते हैं आई वॉज बोर्न इन 1990। अब ये बात तो नॉन है, सभी को पता है कि जन्म कौन देगी, मदर देगी। तो इसका मतलब हम इसको हमेशा ही किस में लिखते हैं, पैसिव फॉर्म में लिखते हैं, आई वॉज बॉर्न इन 1990। तो सीधा मतलब ये हुआ कि कुछ सेंटेंस होते हैं उनकी फॉर्म हमेशा किस में यूज होती है, पैसिव में यूज होती है। जैसे ही वॉज फाउंड इन गिल्टी, अब ही वॉज फाउंड इन गिल्टी, अब ये भी किस में है, पैसिव फॉर्म में है। ही वॉज फाउंड इन गिल्टी, उसको क्या पाया गया, एक अपराधी के रूप में पाया गया या वो अपराधी था, तो ही वॉज फाउंड इन गिल्टी। अब सीधा ये कहें द पुलिस फाउंड हिम इन गिल्टी, और सीधा ही लिख दिया ही वॉज फाउंड इन गिल्टी। तो इसका मतलब ये चीज़ क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है, मीनिंग में क्या हो जाता है, सही हो जाता है, कन्वे सही हो पाता है। तो इसीलिए किसका यूज किया जाता है, पैसिव का यूज किया जाता है। तो पैसिव का यूज करने का, जैसे मैं लिखूं टैगोर रॉट द गीतांजलि, टैगोर ने कौन सी बुक लिखी, गीतांजलि। गीतांजलि किसका नाम है, बुक का नाम है। अब यहाँ पे कि टैगोर एक बहुत बड़े राइटर थे और उनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई, गीतांजलि। और मैं इसको ऐसे लिख दूँ, गीतांजलि वॉज रिटन बाय टैगोर। अब बात तो बिल्कुल वही है, मीनिंग तो ये भी सही है और ये भी वही देगा। बट यहाँ पे हम किसकी बात करें, एक फेमस बुक जिसका नाम क्या है, गीतांजलि, और वो किसने लिखी है, टैगोर ने लिखी है। और यहाँ पे मेन प्रायोरिटी किसको मिली है, टैगोर, जो बहुत बड़े राइटर हैं और उन्होंने क्या लिखी है, गीतांजलि। अब दूसरा देखिए बेटा, नेक्स्ट वॉइस से रिलेट रूल। अब ये जो मैं आगे बता रहा हूं आपको, ये 100% है कि वॉइस में मीनिंग चेंज नहीं होगा। पहली बात ये समझ लीजिए, टाइम चेंज नहीं होगा। अब टाइम चेंज कैसे, जैसे ही टेक्स टी, अभी कौन सा टाइम है, प्रेजेंट टाइम है। कौन सा टाइम है, प्रेजेंट। अब जब हम इसका वॉइस चेंज कर देंगे तो इसका मीन ये नहीं है कि पास्ट में चला जाएगा, टाइम वही रहेगा, दूसरा मीनिंग चेंज नहीं होगा, मीनिंग सेम रहेगा। अब ही टेक्स टी, वह चाय लेता है, और मैं ये कहूँ टी इज टेकन बाय हिम, बात बिल्कुल वही है, सेम मीनिंग, ये भी सेम आएगा और ये भी सेम आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बात चल रही होगी कि जब मीनिंग सेम है तो वो इसको चेंज करने का क्या फ़ायदा हुआ, यानी मीनिंग में तो चेंज ही नहीं आया, चेंज किस में आएगा, ऑब्जेक्ट में। यानी यहाँ पे आप ही को डोमिनेट कर रहे हो और यहाँ पे टी को डोमिनेट कर रहे हो, सीधी बात है। तो कहने का मतलब पैसिव में मीनिंग क्या नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। अब मान लीजिए सी राइट्स ए स्टोरी, और हम कहें ए स्टोरी इज रिटन बाय हर, मीनिंग तो इसका भी सेम ही है, ऊपर वाले का भी क्या है, सेम है। बट पैसिव जब बनाएंगे
तो कंप्लीटली सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसमें क्या जाएगा, चेंज आ जाएगा, यानी कंप्लीटली स्ट्रक्चर ऑफ चेंज हो जाएगा, यानी ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो अलग होगा, नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो अलग होगा। अब कोई आपको ये पूछे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये जो टेंस है ये कौन सा है, तो आप इसकी जो एचवी है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए जब वॉइस चेंज करेंगे तो उसमें क्या क्या चेंज होगा, कहाँ कहाँ पे चेंज किया जाएगा, कैसे चेंज किया जाएगा। बिल्कुल इजीली है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट को। जब हम वॉइस चेंज करेंगे तो मान लीजिए हम जब रूल्स की बात करें तो फर्स्ट क्या होगा, कोई भी पैसिव फॉर्म विदाउट एचवी कंप्लीट नहीं हो सकती, वहां पे क्या चाहिए आपको, एचवी चाहिए, यानी विदाउट एचवी के कोई भी पैसिव फॉर्म क्या नहीं हो सकती, कंप्लीट नहीं हो सकती। जैसे मैंने लिखा ही रॉट ए लेटर, अब इस सेंटेंस में क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एचवी नहीं है, बट जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो आपको 100% क्या चाहिए, एचवी चाहिए। जैसे मैं कहूँ ही टेक्स टी, अब इसमें एचवी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बट आप इसका पैसिव बनाओगे तो आपको क्या चाहिए, एचवी चाहिए। आ गया समझ में। दूसरा, ऑलवेज बी यूज्ड थर्ड फॉर्म ऑफ ए मेन वर्ब, हमेशा आपको मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, और यही सबसे बड़ा तरीका है आइडेंटिफाई करने का एक पैसिव फॉर्म को, यानी जहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो आप उसको क्या नहीं बोल सकते, पैसिव फॉर्म नहीं बोल सकते। आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म। और आप सभी को पता होगा एक मेन वर्ब की कितनी फॉर्म है, जनरली एक मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन। अब सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि एक मेन वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं, बट हमें इन दोनों पे अपना माइंड सेट नहीं करना है, हमें जरूरत किसकी होती है, हमेशा थर्ड फॉर्म की, क्योंकि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो आपको कौन सी फॉर्म का यूज करना है, थर्ड फॉर्म का। नेक्स्ट, लास्ट में अब ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, सब्जेक्ट चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। बिल्कुल इजी है, आपको ये पता चल गया कि सब्जेक्ट को आप किस में चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में। बिल्कुल इजी है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पे आपका माइंडसेट होना चाहिए। जब भी आप वॉइस कर रहे हो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो आपको किसको देनी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देनी है। दैट्स मीन आपको सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लास्ट में बाई प्लस एजेंट का यूज किया जाता है बेटा। बाई प्लस एजेंट का मीन क्या हो गया, जब आप वॉइस को चेंज कर रहे हो तो जैसे ही आपने सब्जेक्ट चेंज किया, आई राइट ए स्टोरी, ए स्टोरी इज रिटन बाय मी, तो आप बाई प्लस एजेंट, एजेंट के रूप में आप किसका यूज करते हो बेटा, सब्जेक्ट का। बट एक चीज का ध्यान रहे, आपको हर बार नहीं होगा, एवरी टाइम नहीं होगा, क्योंकि कुछ मेन वर्ब्स या कुछ सेंटेंस ऐसे भी होंगे जिनमें आपको बाई प्लस एजेंट का यूज नहीं करना। अभी बताया था मैंने आपको, जैसे आई वॉज बॉर्न इन 1990, अब इस सेंटेंस में किसका यूज नहीं हुआ, बाई का यूज नहीं हुआ, बिकॉज यहां पे क्या नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जहां पे रिक्वायरमेंट हो तभी आपको किसका यूज करना है, बाई का यूज करना है, अदरवाइज आपको बाई का यूज नहीं करना। अब मैंने क्या क्या बताया बेटा, फर्स्टली मैंने ये बताया जब भी आप वॉइस चेंज कर रहे हो तो आपको अकॉर्डिंग टू टाइम टेंस क्या चाहिए, एचवी। सेकेंड, ऑलवेज बी यूज्ड थर्ड फॉर्म ऑफ ए मेन वर्ब,
हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा? थर्ड फॉर्म का। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। बिल्कुल इजी है, आपको छोटी क्लासों से स्टार्ट कर दिया जाता है कि जब भी वॉइस चेंज करते हो सब्जेक्ट किस में बदलेगा? ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट किस में बदलेगा? सब्जेक्ट में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दोनों तरफ क्या होते हैं बेटा, या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, और एक नाउन और प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। यानी दूसरा कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है इंग्लिश में, या दूसरा ऐसा कोई भी फंक्शन में नहीं है कि आप उसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाने की जो सबसे बड़ी ताकत है वो किसके पास है? नाउन और प्रोनाउन के पास है। आप एक नाउन और प्रोनाउन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज कर सकते हो। अब लास्ट में क्या बताया? बाई प्लस एजेंट का यूज किया जाता है। ऐसा मैंने ये कहा है कि हर बार नहीं होता, जैसे इसमें नहीं हुआ। क्यों नहीं होता हर बार? क्योंकि कई बार नॉन सब्जेक्ट आ जाएगा, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आ जाएगा, तो आपको बाई लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ स्पेशल बातें भी हैं वॉइस से रिलेट, कि वॉइस आप किसका बना सकते हो, वॉइस कैसे चेंज कर सकते हो, इसके बारे में। जैसे मैं कहूं आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब ये सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस का वॉइस चेंज कर सकते हो क्या? इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में ले सकते हो। अब मैं एक लिखूं, ही इज राइटिंग ए नॉवल। बेटा नीचे वाला जो सेंटेंस है इसका वॉइस आराम से चेंज हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों हो जाएगा? अब इसमें भी क्या है बेटा? डिफरेंस है। ये डिफरेंस यहां से शुरू हो जाता है। अब ऊपर वाली जो वर्ब है वो तो क्या है? नॉन ट्रांजिटिव वर्ब है, और नीचे वाली क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा होगा कि ट्रांजिटिव क्या होता है और इनट्रांजिटिव या नॉन ट्रांजिटिव क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, नॉन ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने साथ क्या नहीं लेती? ऑब्जेक्ट नहीं लेती, जिनमें क्या नहीं होता? ऑब्जेक्ट नहीं होता। और ये वर्ब हमेशा अपने साथ क्या लेती हैं? ऑब्जेक्ट। अब आपको बता दिया कि जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो आप वॉइस चेंज कैसे कर सकते हो। जैसे कोई बंदा आपको ये कहे आई एम रनिंग, कि इसका वॉइस चेंज करो। वॉइस के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। अब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इसका मतलब रनिंग किस रूप में यूज हो रहा है? नॉन ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। तो आप नॉन ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव वर्ब को एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। अब आपने ये स्टार्ट कर दिया कि भाई मार्केट है और मेरे को ऑब्जेक्ट मिल गया। बेटा ये जो मार्केट है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वैसे ऑब्जेक्ट के रूप में आप ले सकते हो या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कह सकते हो। ये ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता, ये एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब। और एडवर्ब ऑफ क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। और एडवर्ब ऑफ प्लेस कभी भी क्या नहीं हो सकता? ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। यानी आप एडवर्ब ऑफ प्लेस को कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिख सकते। अब आपने मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट है वो धक्का कर लेते हैं कि भाई हम तो बना लेंगे। अब टू मार्केट इज बीइंग गॉन बाय मी, सेंटेंस का क्या नहीं आएगा? मीनिंग नहीं आएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। अब दूसरा, ही इज राइटिंग ए नॉवल, इसका आराम से बना सकते हो, ए नॉवल इज बीइंग रिटन बाय हिम, इसका बन जाएगा। अब इसका ये नहीं है कि मार्केट को आपने फर्स्ट में ले लिया नॉवल की तरह, ये एक अलग टाइप है। एक नॉवल है वो क्या नहीं है? एडवर्ब नहीं है, ये तो कोई चीज है। तो इसका आप आराम से बना सकते हो और इसका नहीं बना सकते। अब नेक्स्ट बात हमने क्या सीखी है कि वॉइस हमेशा किसके चेंज होंगे? ट्रांजिटिव वर्ब के। किसका चेंज नहीं हो सकता? इनट्रांजिटिव वर्ब का चेंज नहीं हो सकता। इसी के अकॉर्डिंग हम एक नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बेटा ये ट्रांजिटिव वर्ब है या नॉन ट्रांजिटिव वर्ब है। हिंदी में भी पूछ लिया जाता है, पक्षी आकाश में उड़ रहा है, कि कौन सी क्रिया है?
अकर्मक क्रिया है या शकर्मक क्रिया है। अब ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव हिंदी में क्या होते हैं, अकर्मक और शकर्मक। अब देखिए, द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी कहाँ पे उड़ रहा है, आकाश में। अब इस सेंटेंस का भी आप वॉइस चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्ब भी क्या है, इंट्रांजिटिव है या नॉन ट्रांजिटिव है। दूसरा, अब ये हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि आप फ्लाइंग को हमेशा ही नॉन ट्रांजिटिव मानो, आगे का स्ट्रक्चर देखा जाता है। अब इसी सेंटेंस में मान लीजिए मैं ये कहूं द बॉय इज फ्लाइंग काइट, इसका चेंज हो जाएगा। अब ये डिफॉल्ट किसका नहीं है, मेन वर्ब का नहीं है, ये डिफॉल्ट, ये कमी आगे का जो फंक्शन आ रहा है उसकी कमी है। अब इस कारण हम इसको क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इसका आराम से हो जाएगा काइट इज बीइंग फ्लोन बाय द बॉय। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आ गया समझ में? तो सीधी बात है, वॉइस हमेशा किसका चेंज होगा, ट्रांजिटिव का। किसका चेंज नहीं होगा, नॉन ट्रांजिटिव का। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि कोई मेन वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। यानी हमें आइडेंटिफाई करना भी तो आना चाहिए। हमें ये पता कैसे चले कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या नॉन ट्रांजिटिव है। देखिए बिल्कुल इजी है। ट्रांजिटिव को आइडेंटिफाई कैसे करोगे और नॉन ट्रांजिटिव को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। फर्स्ट, मान लीजिए आई एम गोइंग टू स्कूल। बेटा जैसे ये सेंटेंस है आई एम गोइंग टू स्कूल, अब आपको इस चीज का पता है कि गोइंग कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव है, यानी इसका क्या नहीं हो सकता, पैसिव में चेंज नहीं हो सकता। आई एम गोइंग टू स्कूल। अब आप इसे क्वेश्चन कर लो, जब आप वेयर से या व्हेन से क्वेश्चन करोगे तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकती। यदि उसका आंसर आएगा वो व्हेन और वेयर से जो आंसर होंगे, और यदि उसका आ रहा है राइट आंसर, यदि मीनिंग आ रहा है तो इसका मतलब वो 100% क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे वेयर एम आई गोइंग, आंसर आ गया टू स्कूल। अब इसका मतलब आपने वेयर से क्वेश्चन बन रहा है। अब मैं कहूँ व्हाट आई एम गोइंग, ऐसा तो नहीं हो सकता। हु आई एम गोइंग, ऐसा नहीं हो सकता, मीनिंगलेस हो जाएगा। यानी वेयर आई एम गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ, टू स्कूल। ठीक है ना? तो वेयर का आंसर हमेशा क्या होगा, नॉन ट्रांजिटिव वर्ब होगा या इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब आई एम फ्लाइंग ए काइट, मान लीजिए मैं व्हाट से क्वेश्चन कर लूं, व्हाट एम आई फ्लाइंग, आंसर आ जाएगा आई एम फ्लाइंग ए काइट। आंसर आ गया ना? तो जब आंसर आ जाता है तो इसका मतलब किसका, हु का और व्हाट का, तो वो हमेशा क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब। आप उसका एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हो। दूसरा, व्हेन से या वेयर से जब आंसर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। जैसे मैं कहूं आई एम टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। अब मान लीजिए आप ये सोचो कि इन द मॉर्निंग है वो क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि इन द मॉर्निंग किसका आंसर है, व्हेन का आंसर है। किसका आंसर है, व्हेन का। तो ये क्या नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये एडवर्ब ऑफ क्या है, टाइम है। ये एडवर्ब ऑफ क्या है, टाइम है। और नीचे वाला एडवर्ब ऑफ क्या है, प्लेस है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, आप इनको किस में मानोगे, इंट्रांजिटिव वर्ब के फॉर्म में मानोगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको जनरली ये नहीं पता होता कि सर हम क्वेश्चन कैसे करें, आंसर कैसे आएगा। उनके दिमाग में अलग अलग विचार चल रहे होंगे। ध्यान रहे बेटा, टू और इन ये क्या है, प्रीपोजिशन है। अब जनरली टू आ जाए
इन आ जाए, फ्रॉम आ जाए, या फिर बाई आ जाए, अमंग आ जाए, बिटवीन आ जाए। अब ये सारी फॉर्म्स किसके रूप में यूज होती हैं? एज ए प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे ये आपको पता है कि ये क्या हो गई। अब नया सेंटेंस लिख लीजिए, ही इज गोइंग टू टेम्पल। अब आपको ये पता है कि भाई ये गोइंग हो गया, और गोइंग के बाद में टू क्या आ गया? प्रीपोजिशन आ गया। तो इसका मतलब है ये सेंटेंस क्या नहीं हो सकता? ट्रांजिटिव वर्ब में नहीं हो सकता, ये इंट्रांजिटिव फॉर्म होगी। अब मान लीजिए नीचे सेंटेंस लिखा है आई एम फ्लाइंग ए काइट। अब फ्लाइंग के बाद में कोई प्रीपोजिशन आया क्या? नहीं आया, तो इसका मतलब ये क्या होगी? ट्रांजिटिव। जनरली आप इस रूल का भी फॉलो कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट ये कहूँ आई एम रनिंग इन द ग्राउंड। आई एम रनिंग इन द ग्राउंड। अब ये कौन सी वर्ब है बेटा? नॉन ट्रांजिटिव है। आप इसका वॉइस चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रनिंग के बाद क्या आ गया? इन आ गया, प्रीपोजिशन आ गया समझ में। अब आप जनरली इन द ग्राउंड, एम, बीइंग, रन, बाय, मी, मीनिंग क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा वहीं पे, यानी सेंसलेस हो जाएगा सेंटेंस। तो जनरली आप आइडेंटिफाई करना आपको बहुत जरूरी है, किसका? ट्रांजिटिव का और इंट्रांजिटिव का। अब किसी भी टाइम को हम अकॉर्डिंग टू टेंस के एक वॉइस फॉर्म में कैसे चेंज करें, यानी एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करें। अब किस प्रकार से चेंज होंगे? मेन वर्ब में चेंज कैसे आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कैसे आएगा, इसके बारे में हम जो स्पेशल जो जानकारी है, जो इससे रिलेट, मेन वर्ब से रिलेट, वो हम अपने अगले वीडियो में दे देंगे। तो तब तक आप देखते रहिए हमारा फेवरेट चैनल तरुणा पब्लिकेशन। यदि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एग्जाम को लेकर के या सिलेबस को लेकर के या किसी के पढ़ाने के तरीके को लेकर के, तो वो हमें कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है। और आप सभी को पता है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन में हम कोशिश ये कर रहे हैं ताकि आप पढ़ाई से क्या रहो? कनेक्ट रहो। अब ये तो है ही नहीं कि लाइफ टाइम चलेगा, 1 महीने 2 महीने के बाद में क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तब तक आप पढ़ाई से डिस्कनेक्ट नहीं हो। इसीलिए ये हमारी थोड़ी सी क्या रहती है? कोशिश रहती है, ताकि आप तक नए नए वीडियो जो वो पहुंचते रहें। और इसी के साथ हम आज का अपना जो टॉपिक है वो यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे।